एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट बोर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के एक नए चैप्टर के बारे में। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आज की वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि मीडिया होता क्या है। मीडिया नई नई और अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, तो दूर दूर से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। तो उसके पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से? तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि मीडिया में क्या कमी है और वो कमी किस वजह से है। और हम अगर इस मीडिया को देखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या सतर्कता का ध्यान रखना चाहिए जिसके चलते हम इसका इफिशिएंट और बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया से। सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया होता क्या है। तो जो मीडिया है एक प्लूरल फॉर्म है मीडियम जैसे शब्द का। अब मीडियम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जरिया, यानी कि एक ऐसा जरिया जिससे हम किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? मीडिया बोलते हैं। अब इस मीडिया की अलग अलग फॉर्म होती है। कुछ मास मीडिया होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं, तो कुछ प्रिंट मीडिया होते हैं। और आज के जमाने में सोशल मीडिया ने भी अपना कदम मीडिया जैसी इंडस्ट्री में रख दिया है। सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, वेबसाइट, ब्लॉगिंग, आजकल ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का। इसके अलावा टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बहुत समय से यूज होती हुई आ रही हैं और मिलियंस ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती हुई आ रही हैं। अब हम बात करेंगे मीडिया और टेक्नोलॉजी की। अब जो मीडिया है वो अपनी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हर बार अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनके साउंड और इमेज की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके, जिसके चलते वो एक्सपेंसिव और अच्छी क्वालिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है इससे भी ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। इस टेक्नोलॉजी ने हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया है। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि हम ऐसा इमेजिन कर पाएं कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर टीवी ना हो। यानी कि अब हमारी जो जिंदगी है वो टीवी के बिना हम अपनी जिंदगी को कुछ भी नहीं मानते हैं। और यही वही टीवी है जिसने हमें एक ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट बना दिया है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यूएस, रशिया में हो रही होती है तो उस चीज की इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। इस प्रकार से इस टेलीविजन ने हमें एक ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट बना दिया है। इसके अलावा जो बहुत से कार्टून्स बच्चे देखते हैं वो कहाँ से आते हैं? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इस प्रकार से भी इस टेलीविजन ने हमें ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट बना दिया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट में कौन सा स्टॉर्म आया वो हम चेन्नई और जम्मू में, यानी कि अपने स्टेट में बैठे बैठे इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो ये टेलीविजन है इसने पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर आ गई है। अब हम बात करेंगे मीडिया और मनी की। अब जो मीडिया इतना सारा काम करती है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, तो ये अपडेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं। तो अब जब एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो उन्हें सैलरी भी देती होंगी। तो ये पैसा कहाँ से आता है? आप खुद सोचो, टीवी स्टूडियो में जो न्यूज़ रीडर बैठा होता है उसे भी पैसे देने होते होंगे। इसके अलावा जो लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट को हैंडल करता होगा उसे भी तो पैसे देने होते होंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ आता होगा। तो अब इस खर्चे से डील करने के लिए टेलीविजन चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो बिग बिजनेस हाउसेस का पार्ट बन जाते हैं। अब ये बिग हाउसेस कौन है? ये बिग हाउसेस एडवर्टाइजमेंट है, जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए इन न्यूज़ पेपर साथ ही साथ न्यूज़ चैनल का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इसके चलते उनके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके। और जब कोई भी प्रोडक्ट इन न्यूज़ चैनल्स और इन न्यूज़ पेपर के थ्रू बेच दिया जाता है तो उसका कुछ शेयर जो ओनर होता है उसे मिलता है और कुछ शेयर इन न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स वालों को मिलता है, जिसके चलते ये अपने सारे एक्सपेंसेस और टेक्नोलॉजी के एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया अपने मनी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो मीडिया है हमेशा नए नए
तरीके सोचती रहती है कि हम पैसे कैसे बनाएं। तो एक सोर्स क्या है? एडवर्टाइजिंग। अब हम बात करेंगे मीडिया और डेमोक्रेसी की। तो जो मीडिया है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि हमारे देश और विदेश में क्या चल रहा है, और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सिटीजन को पता चल पाता है कि गवर्नमेंट सरकार कैसे काम कर रही है। और अगर सरकार का कोई भी काम कंट्री के सिटीजन को पसंद नहीं आता है तो वो उस पर एक्शन भी ले सकते हैं इन्हीं न्यूज चैनल्स के थ्रू। उसमें आकर वो डिबेट कर सकते हैं और अपनी राय सबके सामने रख सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें कोई बात पसंद नहीं आती है तो ये किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर, गवर्नर को एक लेटर लिखकर अपनी ग्रीवियंसेस को बता सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोटेस्ट, सिग्नेचर कैंपेन का इस्तेमाल कर ये गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि जो आपने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है उस पर आपको दोबारा विचार करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे मीडिया और बैलेंस रिपोर्ट की। क्या जो मीडिया है वो हमें बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करवाती है? अब हम देखेंगे कि अगर प्रोवाइड करवाती है तो कैसे, और अगर प्रोवाइड नहीं करवाती है तो उसके क्या क्या रीजंस हैं। तो फैक्ट की बात बताएं तो कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल सिर्फ एक ही सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू हमें दिखाता है। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जो न्यूज़ ऑफ इंडिया है वो क्या बताती है कि मान लो कि एक जगह पर मतलब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक न्यूज़ चैनल वाला क्या बोलेगा कि ये जो लोग हैं ये हमारे सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जो दूसरा न्यूज़पेपर है, मान लो कि इंडिया डेली, अब वो क्या बोलेगा कि ये लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री लगाई गई थी उसे हटाया जा रहा है, और जब इस फैक्ट्री को हटा दिया जाएगा जिसके चलते इनसे इनका लाइवलीहुड, इनकी दिनचर्या छिन जाएगी। तो यहाँ पर देखो दो न्यूज़ चैनल्स हैं, दो न्यूज़ चैनल्स अलग अलग बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई भी न्यूज़ चैनल हमेशा एक सिक्के का एक ही पहलू हमें दिखाता है। दोनों स्टोरी हम देख रहे हैं, दोनों स्टोरी में कोई भी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। अब बैलेंस रिपोर्ट क्या है? बैलेंस रिपोर्ट क्या है? बैलेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी के सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करती है, उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन को उसे समझती है, और उसके बाद जो रीडर्स होते हैं उन पर छोड़ देती है कि अब आप अपना व्यू रख सकते हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक बैलेंस रिपोर्ट बोलते हैं। अब कोई बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए मीडिया को जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब उसे कोई भी कंट्रोल ना करे, उसे कोई ये ना बताए कि इसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके लिए मीडिया को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से बहुत दूर है। इसके दो रीजन है। वो दो रीजन क्या है? पहला तो है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल लगाती है। अब जो गवर्नमेंट है जो वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल लगाती है उसे हम बोलते हैं सेंसरशिप। अब जो मीडिया है, अब जो गवर्नमेंट है ये मूवीज पर, सॉन्ग्स पर सेंसरशिप लगा सकती है, लेकिन मीडिया पर कभी सेंसरशिप नहीं लगा सकती, क्योंकि जो मीडिया ही है वही हमें किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, उसकी पॉलिसी के बेनिफिट और उसके डिसएडवांटेज के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है, जिसके चलते यहाँ पर जो कंट्री का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो स्ट्रेंथन हो सके। इसके चलते जो कोई भी गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती है, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स को। लेकिन एक ऐसा भी केस आया था, एक ऐसा भी दिन आया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लागू कर दिया था 1975 से लेकर 1977 में, और इस समय मीडिया के यानी कि जो न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं छाप सकते हैं। और जिसके चलते उन्होंने आधी रात में जो न्यूज़ पेपर पब्लिश करने वाले थे उनके जो भी काम करने का जो रूम था उस रूम से उन्होंने उनकी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया था, जिसके चलते वो कोई भी इंफॉर्मेशन ना छाप पाए। तो यहां पर वही बात लिखी है कि जो गवर्नमेंट है ये फिल्म्स पर, सॉन्ग्स पर सेंसर लगा सकती है, लेकिन ये न्यूज़ चैनल पर सेंसरशिप नहीं लगा सकती है। अब इतने
अब गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो न्यूज़ चैनल्स वालों को तो कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यूज़ पेपर्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ये बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न कि ये बिग बिजनेस हाउसेस यानी कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी के द्वारा कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इसी एडवर्टाइजमेंट से जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा ओनर है उसका भी घर चलता है, साथ ही साथ इन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर का भी घर चलता है। और कभी कभार क्या होता है, अपने ही बिजनेस हाउस के पार्टनर के इंटरेस्ट के लिए ये स्टोरी की हमेशा एक साइड पर ही फोकस करते हैं। अब क्योंकि मीडिया को अपने एक्सपेंसेस से डील करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है इनका एडवर्टाइजमेंट से। अगर ये जिस भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, कल को अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है और लोग उसका प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, अगर यही न्यूज़ चैनल वाले उस प्रोडक्ट को लेकर अपने न्यूज़ चैनल पर निंदा करने लग जाएं, तो ना तो उनका न्यूज़ चैनल कहीं का रह जाएगा और ना ही वो व्यक्ति कहीं का रह जाएगा। इसके चलते दोनों के पेट पर लात लग जाएगी, दोनों का लाइवलीहुड चला जाएगा और दोनों का ही नुकसान हो जाएगा। और यही रीज़न है जिसके चलते जो मीडिया है वो सिर्फ स्टोरी की एक साइड पर ही फोकस करती है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट वी कैन डू विद टीवी, यानी कि टीवी हमें किस तरीके से इफेक्ट करता है और हम टीवी से क्या सीख सकते हैं और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। अब देखो, टीवी में हम बहुत सी चीज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, तो वहीं जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो आध्यात्मिक चैनल देखते हैं। अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप अपने माइंड में कौन सी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवाना चाहते हो। जैसे इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में रजिस्टर करोगे, वैसा ही आपका माइंड आने वाली सिचुएशन में रिस्पॉन्स करेगा। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो बाहर भी इंफॉर्मेशन अच्छी ही निकलेगी। अब जो टीवी है ये हमारे बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यूज़ को शेप करता है, लेकिन जो ये टीवी है हमें पूरे संसार का आधा अधूरा हिस्सा ही दिखाता है। अगर इस टीवी की जगह अगर मैं मीडिया की बात करूं यहाँ पर, और मीडिया में अगर मैं सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, अगर इन सारी चीज़ों की बात करूं, तो इन सारी चीज़ों का आज जितना इसका पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए उससे ज़्यादा इनका नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी अफवाह को फैलाने के लिए। अब मैं अफवाह बोल रहा हूँ, यानी कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि झूठी है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वो अफवाह है, जिसके चलते वो अंधाधुंध उस इंफॉर्मेशन पर बिलीव कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कोरोना वायरस चल रहा है, हर कोई अपने घर में लॉकडाउन है, क्योंकि हर कोई अपने घर में लॉकडाउन है तो जो मजदूर हैं उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन हर किसी के पास मोबाइल फोन अवेलेबल है, जिसके चलते किसी व्यक्ति ने इस सिचुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए उसने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी और उसने एक वायरल न्यूज़ कर दी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इन मजदूरों को 50-50 हज़ार रुपये देने जा रही है। अब क्या होंगे, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, अब वो क्या करेंगे, उस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन भर देंगे और जो भी पैसे उनके अकाउंट में होंगे बचे कुचे वो भी चले जाएंगे। तो आपको इस अफवाहों से सतर्क रहना है। इसके अलावा जो मीडिया हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो टीवी हमें इंफॉर्मेशन देता है, उससे भी हमें सतर्क रहना है। क्योंकि देखो, जो अगर साउथ इंडियन मूवीज़ की बात करोगे तो उसमें अगर कोई जो एक्टर होता है, विलन को अगर वो कोई लात मारता है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। तो क्या ये बात सच्ची है? तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक एक्टिव व्यूअर बनना पड़ेगा। तो आप एक्टिव व्यूअर कैसे बन सकते हो? आप क्वेश्चन पूछो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, तभी आप इस मीडिया का इफेक्टिवली जो इसका रियल यूज़ है वो कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सेटिंग एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है एक ऑब्जेक्टिव। मीडिया सेट करने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कुछ पार्टिकुलर इश्यूज पर फोकस कर वो लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर किसी एक पर्टिकुलर इश्यू को पॉइंट आउट करती है और उसे उसके ऑब्जेक्टिव में फुलफिल होने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि कोला ड्रिंक में पेस्टिसाइड पाया गया है, जिसके चलते न्यूज़ चैनल्स ने बोला कि इस कोला ड्रिंक को रेगुलरली चेक किया जाए इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के थ्रू, जिसके चलते लाखों की तादाद में लोगों की हेल्थ पर नेगेटिवली इफेक्ट ना पहुंचे।
लेकिन इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इस इंफॉर्मेशन को मत लोगों तक मत पहुंचाओ क्योंकि इससे हमारा बहुत रेवेन्यू का नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो मीडिया थी उन्होंने लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा और उन्होंने हमें पॉजिटिवली हेल्प करी। अगर मीडिया ये अपना एजेंडा ना बनाती कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों का वेलफेयर, लोगों को बीमार होने से बचाना, तो क्या लाखों की तादाद में लोगों की जान बच पाती? तो इस प्रकार से जो मीडिया है वो एक एजेंडा भी सेट करती है। लेकिन कभी कभार हमें ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं जहां पर जो मीडिया है वो कुछ इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के तौर पर पानी पीने की जो समस्या है, बहुत सी पानी पीने की जो समस्या है हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है और लगभग हर देश में ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके चलते हर साल हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं क्योंकि जब वो गंदा पानी पीते हैं तो उनसे बहुत सारी बीमारी इमर्ज हो जाती है, जिसके चलते उनका इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत कम देखा गया है कि गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर इशू पर मीडिया इन पर्टिकुलर इशू पर फोकस करती है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिखा कि एक फैशन वीक था। उस फैशन वीक में क्या था, एक क्लोथ डिजाइनर, बहुत सारे क्लोथ डिजाइनर आए थे और वो अमीर लोगों को अपने अलग अलग डिजाइन दिखा रहे थे। अब जो मीडिया कर्मी थे वो भी वहां पहुंच गए और वो सारे उस न्यूज को रिकॉर्ड करने लग गए, उन सारी चीजों का कवरेज करने लग गए और अगले ही दिन देखा कि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। वहीं सेम टाइम क्या हो रहा था, उसी सेम समय मुंबई में बहुत से स्लम एरिया में झुग्गी बस्तियां थी, उन्हें गिरा दिया गया था। लेकिन इस बात के ऊपर किसी भी मीडिया कर्मी ने बात नहीं करी, इस चीज को किसी ने कवर भी नहीं किया। तो कभी कभार हमें ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात, हमें इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मीडिया हमें प्रोवाइड करवा रही है वो भी कंप्लीट नहीं है। इसके चलते जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है उसे भी हमें एनालाइज करना होगा। एनालाइज कैसे करना होगा? अपने आप से कुछ सवाल पूछकर कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल लिखा गया है और किसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर छोड़ दिया गया है और अगर जिसका पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दिया गया है तो क्यों छोड़ दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमें अपने आप से पूछना होगा अगर हमें किसी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की राइट इंफॉर्मेशन चाहिए तो। इसके अलावा हम बात करेंगे लोकल मीडिया की। जब धीरे धीरे रूरल एरिया में रह रहे लोगों को पता चला कि जो मीडिया है वो हमारी बातें, हमारी जो परेशानी है वो सरकार तक नहीं पहुंचा पा रही है, कि वो स्मॉल इश्यूज पर फोकस नहीं कर पा रही है, तब जो साधारण लोग थे उस विलेज के, अलग अलग विलेज के, उन्होंने अपनी मीडिया शुरू किया। कई तो कम्युनिटी रेडियो का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते फार्मर को ये बताया गया कि क्रॉप्स का प्राइसेस क्या चल रहा है और इसके अलावा उसी रेडियो से उन्हें एडवाइस दी जाती थी कि आप ये सीड और इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर आप अपने क्रॉप की प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लोगों की, फार्मर की रियल लाइफ कंडीशन को एक छोटी सी फिल्म के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी गई। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर का, वो है खबर लहरिया, जो कि 8 दलित वुमेन के द्वारा चलाया जाता है उत्तर प्रदेश चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, और इसे लोकल लैंग्वेज बुंदेली में लिखा जाता है। ये 8 पेज का न्यूज़पेपर है जो कि रिपोर्ट करता है दलित के इशू पर, वुमेन्स के साथ जो वायलेंस हो रहा है उस पर, साथ ही साथ पॉलिटिकल करप्शन पर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।